चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे ताज़ा वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाएं। हम निकाल रहे हैं इनकम टैक्स में किसी बिजनेस वाली इनकम कैसे निकालते हैं इनकम टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तो अकाउंटिंग वालों ने बनाया होता है ना, हम इसे ध्यान में इसे इनकम टैक्स के प्रॉफिट एंड लॉस में कन्वर्ट करने जा रहे हैं। तो इस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को पहले एक बार पढ़ते हैं। परचेज है, इसके अंदर 74 लाख रुपीज़ की, सेल है 95 रुपीज़ की, 95 लाख की, ग्रॉस प्रॉफिट है 20,96,000। इसके ऊपर अदर इनकम आई है, डिविडेंड मिला है, बैड डेट मिला है, बैड डेट रिकवर हुआ है और इंटरेस्ट रिसीव हुआ है फ्रॉम अ कस्टमर। और इधर खर्चे की साइड जाएंगे तो अकाउंटिंग चार्ज है, बैंक चार्जेज है, कन्वेंस है, डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स एसेट है, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस, इंटरेस्ट पेड ऑन इनकम टैक्स है, रिपेयर एंड मेंटेनेंस है, सैलरी टू स्टाफ, सैलरी टू डायरेक्टर, स्टाफ वेलफेयर एक्सपेंसेस हैं, टेलीफोन एक्सपेंस हैं और इंटरेस्ट टू क्रेडिटर है, ये पे करा होगा। ये है MWF प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। डेप्रिसिएशन ऑफ फिक्स एसेट एज पर इनकम टैक्स एक्ट 95,000। यहाँ P&L में डेबिट कितना है डेप्रिसिएशन 1,23,750, 1,23,750 का डेप्रिसिएशन डेबिट है और इनकम टैक्स के हिसाब से निकल रहा है 95,000। यानी कि जो ये ऊपर एंट्री पड़ी है ये एंट्री किसकी है, फिर ये जो डेप्रिसिएशन की एंट्री ये पड़ी हुई है ये कौन सा डेप्रिसिएशन है, ये अकाउंटिंग का कंपनीज एक्ट वाला डेप्रिसिएशन है। जो कंपनीज एक्ट ने डेप्रिसिएशन के रेट दिए फिक्स एसेट पे ये वो हैं। और क्या चीज़ है, सैलरी इंक्लूड पेमेंट ऑफ पेमेंट इन कैश ₹56,000 टू एन एम्प्लॉय एज फुल एंड फाइनल सेटलमेंट। ये जो सैलरी पड़ी हुई है 7,44,000 की, इसके अंदर 56,000 रुपये की सैलरी किसी एम्प्लॉय को कैश में दी हुई है। इसका कोई एडवर्स इम्पैक्ट आएगा क्या, इसका कोई एडवर्स इम्पैक्ट आएगा, कोई एडजस्टमेंट है इससे रिलेटेड? चलो अभी देखते हैं, याद रखना, ठीक है, अभी ध्यान रखते हैं क्या होता है, पता नहीं मुझे भी। GK creditor waived off an outstanding balance of ₹45,000 against the purchase made in 2021। दो फाइनेंशियल ईयर 2021 में 20-21 में कोई परचेज करी थी जिसका आउटस्टैंडिंग बैलेंस था 45,000 रुपये का, जो क्रेडिटर ने आपको वेव ऑफ कर दिया। उसने कहा चलो छोड़ो रहो दो मत देना आप, ठीक है, उसने क्रेडिटर ने वेव ऑफ कर दिया। इसका कुछ बनेगा क्या हिसाब किताब? इसका कंप्यूटेशन में 3 पॉइंट है जो कंप्यूटेशन में देखने हैं हमने, है ना। तो अब देखते हैं इनकम निकाल के क्या आती है इसकी। वैसे आप लोगों ने क्वेश्चन करा ही नहीं, अगर क्वेश्चन करते ना तो आपको थोड़ी बहुत हेल्प मिल जाती। आपने एक्सेल खोलने की हिम्मत ही नहीं करी, कौन मेहनत करेगा, है ना। देखो इसका सॉल्यूशन यहाँ पर है, ये रे, किसी ने मेहनत ही नहीं करी कि यहाँ पे कुछ सॉल्यूशन भी है, लेकिन ये कंप्लीट सॉल्यूशन नहीं है। इसके बाद प्रॉब्लम क्या है कि जो सॉल्यूशन ये दिए हैं उसके बाद मैंने परसों आपको भेजने से पहले आंसर चेंज कर दिए, मतलब इसमें कुछ चीज़ें ऐड कर दी। वो जो सॉल्यूशन है वो पुराने वाले हिसाब से बने हैं। अगर कोई मेहनत करता है, बेईमानी करता है तो शायद यहाँ से भी उठा सकता था, लेकिन किसी ने मेहनत क्या करनी है, बेईमानी भी नहीं करी, मेहनत भी नहीं करी किसी ने, कि ज़रूरत ही नहीं है, छोड़ो क्या अपने आप कराएंगे, जिनको पैसे दे रखे हैं वो कराएंगे। नहीं, NIFM को फीस दे रखी है, NIFM कराएगा, हमको पेन लें। तो अगर आप पेन नहीं लोगे तो आप सीखोगे भी नहीं। बेटा मेरी साथ कोई समस्या नहीं है, समस्या आपके साथ ही है। चलो अब कंपटीशन निकालते हैं। अभी मैं उसे यूज नहीं कर रहा हूँ क्योंकि उसमें फिगर चेंज होगी, सारा बदलना पड़ जाएगा वो। और पंकज ने अटेम्प्ट करा, अच्छा अटेम्प्ट करा, ठीक है, गलत तो गलत सही कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन पंकज ने अटेम्प्ट करा, ये बड़ी बात है। अटेम्प्ट इज इंपॉर्टेंट, है ना, वहीं से आपको पता लगेगा आप कहाँ तक जा पा रहे हो। अटेम्प्ट ही नहीं करो कैसे पता लगेगा कहाँ तक जा पा रहे हो। अब इसमें हम क्या कर लेते हैं, पहले इनकम हटा देते हैं, जो इनकम PGBP की इनकम नहीं है, इनकम टू बी कंसिडर्ड सेपरेटली। ये 3 इनकम है, ये तीनों अलग आएंगी या कोई बिजनेस इनकम है छोड़ दूँ किसी को? एक तो डिविडेंड आएगा और कुछ है, इंटरेस्ट रिसीव फ्रॉम कस्टमर इज अ बिजनेस इनकम, और क्या बैड डेट्स रिकवर्ड, ये दोनों क्या बिजनेस इनकम ही हैं या कुछ अदर सोर्स में आएंगी? ये बिजनेस की इनकम है, चाहे कस्टमर से इंटरेस्ट मिला है या बैड डेट्स रिकवर हुआ, दोनों बिजनेस इनकम है। तो यही इनकम थी जो बिजनेस की इनकम नहीं थी, तो इसे हटा दो यहाँ से पहले। तो इसे हटा दो, तो ये आपकी बिजनेस की इनकम साइड वाली एक बात हो गई अभी, है ना। ऐड
एक्सपेंसेस डिसअलाउड। देखो जरा कौन कौन से हैं। परचेज में तो कुछ है नहीं, अकाउंटिंग चार्जेस से लेना देना नहीं, एक तो डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स एसेट है, कन्वेंस का भी कोई लेना देना नहीं है ना, डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स एसेट। ये आ गया डेप्रिसिएशन ऑफ फिक्स एसेट। इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस में कोई इशू नहीं है। इंटरेस्ट पेड ऑन इनकम टैक्स, क्या ये अलाउड है खर्चा? नहीं अलाउड है। क्या करें, ऐड बैक कर दें? ये 17, ये हो गया 17। और रिपेयर मेंटेनेंस में कोई इशू नहीं है। सैलरी टू स्टाफ में कुछ करना है क्या? नीचे कुछ सैलरी टू स्टाफ से रिलेटेड नोट्स था एक, है ना। सैलरी टू स्टाफ में क्या है, 56,000 रुपये की सैलरी किसी एम्प्लॉय को कैश में दी है फुल एंड फाइनल के रूप में, तो क्या करना है, कुछ करना है क्या इसका? एफएनएफ में 50,000 होती है। क्या चीज़? एफएनएफ जो होती है उसमें, हाँ, फुल एंड फाइनल में 50,000 तक दे सकते थे आप कैश में, लेकिन दी कितनी है? 56,000। तो क्या होगा, कितना? 56,000 6,000? कोई सेक्शन बता दे बच्चा इसका, सेक्शन 48। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो, बिल्कुल सही कह रहे हो, 40A3। तो फुल एंड फाइनल में एम्प्लॉय को 40A3 के अंदर 50,000 तक देते हो, लेकिन दिए हैं 56,000, तो डिसअलाउड होगा या 6,000? 56,000। चलो जैसी संतों की राय। डायरेक्टर की सैलरी में कुछ नहीं है, स्टाफ वेलफेयर कुछ नहीं है। इंटरेस्ट टू क्रेडिटर्स, ये एक्सपेंसेस अलाउड है या फिर ये अदर सोर्स का है? क्रेडिटर को जो इंटरेस्ट दिया है ये पीजीबीपी में अलाउड होगा या नहीं? हेलो। और ये जीके ट्रेडर ने एक लाइबिलिटी वेव ऑफ करी, इसका कुछ करना है? 45,000 वाली डिसअलाउंस हो गई पूरी या कुछ रह गया अभी? डेप्रिसिएशन तो घटेगा, ऐड कर दिया, अभी घटाना है वो तो हमने। सर वो तो डिफरेंस ही आएगा या पूरा ही आएगा? पूरा आएगा, पूरा घटेगा। वो कंपनी एक्ट वाला डिसअलाउ होता है, इनकम टैक्स वाला अलाउड हो जाता है। तो एक्सपेंस वाले पोर्शन में तो बस इतना काम हो गया, ठीक है। अब इसको ऐड कर दो, आपकी बिजनेस की इनकम बढ़ जाएगी। ये हो गई। अब लेस, या एक और ऐड कर लेते हैं, चलो डीम्ड इनकम। डीम्ड इनकम सेक्शन बता दो, कोई है कोई डीम्ड इनकम से रिलेटेड? कौन सा? 41। नहीं, यहाँ डीम्ड इनकम इस सेक्शन में लगेगा नहीं लगेगा? इस क्वेश्चन में कोई डीम्ड इनकम की इन्फॉर्मेशन है यहाँ पे? ये जीके ट्रेडर ने जो लाइबिलिटी रिटर्न ऑफ कराई है आपको, ये इनकम ही तो है अब आपकी। एनी ट्रेडिंग लाइबिलिटी रिटर्न ऑफ, तो कोई ट्रेडिंग लाइबिलिटी अगर आप रिटर्न ऑफ करोगे तो डीम्ड इनकम ही तो है। बैड डेट्स रिकवर हो जाए या ट्रेडिंग लाइबिलिटी रिटर्न ऑफ हो जाए, दोनों ही इनकम है। कितनी? 45,000 की इनकम है आपकी। और कुछ है ट्रेडिंग लाइबिलिटी में? और कुछ नहीं है 40 के रिलेटेड ना। अब क्या है, लेस डेप्रिसिएशन अंडर सेक्शन 32 वाला। बोला कि डीम्ड इनकम में बैलेंस रिकॉर्ड हो जाता है तो वो भी डीम्ड इनकम है। हाँ, तो वो तो P&L में डेबिट क्रेडिट कर ही दिया ना डायरेक्ट। अगर P&L में क्रेडिट नहीं होता तो यहाँ डीम्ड इनकम में लेना पड़ता। हमने वो ड्यूरिंग द ईयर हुआ होगा तो जर्नल एंट्री के थ्रू बुक्स में डाल दिया सीधे। अंडर सेक्शन 32 वाला डेप्रिसिएशन कितना है? 95,000 का। अब ये इनकम, और कुछ है कोई एडजस्टमेंट करने के लिए इसमें? सर इसमें एक इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज वाला भी है। नहीं, अभी तक पीजीबीपी की इनकम आ गई, बाहर नहीं आ गई? पीजीबीपी की इनकम में कुछ बचा? अदर सोर्स तो आएगी, वो तो जीटीआई का पार्ट है ना। पीजीबीपी की इनकम में देखो कुछ तो नहीं रह गया। ये आ गई नेट इनकम फ्रॉम बिजनेस। अब आएगी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, ये अलग है ना। क्या इंटरेस्ट, ये डिविडेंड है, सॉरी
डिविडेंड कितना आया 7,890 रुपये का, 7,890। ये जो 7,890 का डिविडेंड आ गया, इसे मिला के क्या हो गया सर आपका, ये आ गई आपकी GTI, ग्रॉस टोटल इनकम, क्योंकि और कोई हेड ऑफ इनकम के पास नहीं है, बस ये GTI है, इसी पे टैक्स निकालना है वो। दिस इज ग्रॉस टोटल इनकम। इस ग्रॉस टोटल इनकम पे अब टैक्स निकाला जाएगा। टैक्स निकालने का तरीका क्या है, वही 0 से 2.5 लाख, 2.5 लाख से 5 लाख, या कोई और। टैक्स कैसे निकाला जाएगा इसका, हेलो, इसका टैक्स कैसे निकलेगा, टैक्स कैसे निकालेंगे, टैक्स निकालना सीखा था ना हमने सैलरी वाले में 192 में, याद है कैसे निकाला था, है ओल्ड या न्यू किसी भी एक स्लैब से मान लो, है ना, तो क्या वैसे ही निकालेंगे, इसका भी टैक्स है, कोई और तरीका है। हाँ, ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, ध्यान रख लो, इस पे सीधे 25% लगता है टैक्स, है ना। अगर ये 115 BA नहीं सिलेक्ट कर रही है या ऑप्शनल स्कीम नहीं सिलेक्ट कर रही है तो आपको ये सीधे 25% लगेगा। अगर ये ऑप्शनल स्कीम यूज करती है तो फिर 22% लेती, तो ये सीधे 25% टैक्स है इसका। इसमें स्पेशल इनकम कोई होती नहीं है टैक्स, इस इनकम का 25% सीधे कंपनियों को सीधे 25 लगता है। 80 से 80U की कोई डिडक्शन यहाँ पे दी नहीं है, कंपनियों को वैसे भी सारी मिलती नहीं है, जो है वो भी कुछ नहीं है, ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं। प्लस सेस 4% का सेस, ये 4% का सेस आ गया। अब ये इसको टैक्स पे करना है, टोटल 1,95,000 रुपये का टैक्स पे करेगी कंपनी, अगर इसने कोई और एडवांस टैक्स वगैरह पे नहीं करा होगा तो। अगर एडवांस टैक्स पे नहीं होगा तो इस टैक्स के ऊपर इंटरेस्ट भी आएगा इसका, है ना। TDS ना कटाओ, एडवांस पे टैक्स नहीं पे करा होगा तो इसके ऊपर इंटरेस्ट भी पे करना पड़ेगा। तो ये इतना छोटा सा सवाल था, कोई बहुत ज़्यादा बड़ी कहानी नहीं थी, इसके अंदर कोई बहुत ज़्यादा टेक्निकल एडजस्टमेंट भी नहीं थी, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि आपने अटेम्प्ट ही नहीं करा। अब ये इतना किस किस का सही आया, जिसने नहीं भी भेजा या जिसने आधी अधूरी एफर्ट करे थे, एक बार चेक कर लो। ऐसा कौन बच्चा है जिसने एफर्ट करे थे और यहाँ इसमें कुछ थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हुआ है। UK सॉल्यूशन बिजनेस डील्स इन कॉस्मेटिक प्रोडक्ट, प्रोप्राइटर से बिजनेस है, मिस्टर उमाकांत इसके प्रोप्राइटर हैं, ठीक है। परचेज है 1,20,00,000 रुपए की, फर्नीचर है, फर्नीचर फॉर शॉप 85,000 का फर्नीचर खरीदा है, और सेल करिए, रेंट रिसीव हुआ है शॉप का 2.5 लाख रुपए का। अकाउंटिंग चार्जेस हैं 30,000 रुपये, बैंक चार्जेस 5,000 रुपये, कन्वेंस 35, डेप्रिसिएशन फिक्स एसेट। ये जो डेप्रिसिएशन है ये कौन सा वाला होगा, 127 वाला है, कौन सा होगा ये, कंपनी एक्ट वाला या इनकम टैक्स वाला। ये डेप्रिसिएशन कौन सा होगा, कंपनी एक्ट या इनकम टैक्स एक्ट, पक्का। तो फिर अभी आप इनकम टैक्स को सही से समझे नहीं हो। ये कौन है, प्रोप्राइटरशिप बिजनेस है, इसमें कंपनी एक्ट कैसे लग जाएगा। कंपनी एक्ट तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी पे लगता है। अभी नाम भी पढ़ के आए हो, प्रोप्राइटर का नाम मिस्टर उमाकांत, प्रोप्राइटरशिप बिजनेस है, तो कंपनी एक्ट का डेफिनेशन कैसे डाल दोगे इसमें एंट्री। इस पर कंपनी एक्ट के रूल रेगुलेशन लगते ही नहीं, अकाउंटिंग के रूल इस पर लगते ही नहीं, वो तो लगते ही प्राइवेट लिमिटेड कंपनी पे है ना। तो ये है प्रोप्राइटरशिप। तो प्रोप्राइटरशिप में ये डेप्रिसिएशन कौन सा है, सेक्शन 32 वाला डेप्रिसिएशन है। वहाँ पे एक ही डेप्रिसिएशन कैलकुलेटर है, केवल लिमिटेड और प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में 2 डेप्रिसिएशन कैलकुलेट होते हैं, अदरवाइज एक ही डेप्रिसिएशन कैलकुलेट होता है। पार्टनरशिप में हो गया, इंडिविजुअल में हो गया, HUF में हो गया, सब जगह 32 का डेप्रिसिएशन ही कैलकुलेटर डायरेक्ट। यहाँ पे कंपनी एक्ट की गाइडलाइंस लगती ही नहीं है प्रोप्राइटरशिप पे, तो ये सेक्शन 32 वाला ही है। अगर ये किसी ने अटेम्प्ट करा और किसी ने डिसअलाउ करा तो यहाँ पर क्या करेगा, यहाँ पे दोबारा माइनस करने के लिए कोई डेप्रिसिएशन है। अगर आप इसे वापस ऐड बैक कराओगे तो यहाँ एक नया डेप्रिसिएशन होता था ना हमारे पास, यहाँ है वो डेप्रिसिएशन नहीं है, तो फिर कैसे करोगे, सवाल नहीं हो पाएगा ना। फिर तो आंसर कैसे निकलती है, एक ही डेप्रिसिएशन दिया, दूसरा डेप्रिसिएशन दिया ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे प्रॉपर्टी में लगता ही बिजनेस वाला है। इलेक्ट्रिसिटी 32 वाला सेक्शन 32, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस इनकम टैक्स पेड फॉर फाइनेंशियल ईयर 2021। इसमें क्या ये एंट्री की गलती है या कोई और प्रॉब्लम है। ये जो इनकम टैक्स पे करा है ये ठीक है कोई या गलत है, कुछ क्या प्रॉब्लम है इसमें। ये एंट्री यहाँ होनी भी चाहिए थी या नहीं होनी चाहिए थी। ये आपने क्या करवा, इनकम टैक्स एक्सपेंस डेबिट टू कैश या बैंक, तभी तो एंट्री आई होगी यहाँ पे। ये ट्रायल बैलेंस में जाके पार्क हो गया हो इनडायरेक्ट एक्सपेंस में, तो ये एंट्री टैली में होनी भी चाहिए थी बुक्स में या नहीं होनी चाहिए थी। पहली बात तो इनकम टैक्स जो पे करा क्या वो खर्चा है या नहीं है, पहला क्वेश्चन तो ये है। जो इनकम टैक्स पे करते हो इज इट एन एक्सपेंस और नॉट, इट इज नॉट एन एक्सपेंस। इंटरेस्ट जो पे, इनकम टैक्स जो पे करते हो वो खर्चा नहीं है, तो फिर यहाँ P&L में डेबिट क्यों करा, बुक में एंट्री क्यों करी, क्योंकि आपका बैंक ही नहीं मिलेगा, एंट्री तो आपको करनी पड़ेगी। ये खर्चा है
इनकम टैक्स में खर्चा नहीं है, अकाउंटिंग में खर्चा है। इनकम टैक्स पे करना इज एन एक्सपेंस एज पर अकाउंटिंग रूल्स, बट एज पर इनकम टैक्स इट इज़ नॉट एन एक्सपेंडिचर। तो जब आप इनकम टैक्स की कंपटीशन करोगे, इस खर्चे को क्या करोगे, वापस एड बैक कर दोगे, रिवर्स कर दोगे। तो जिस अकाउंटेंट ने ये एंट्री करी है, एंट्री में कोई गलती नहीं है, अकाउंटिंग तो उसे खर्चा ही मानती है, लेकिन इनकम टैक्स पेमेंट को खर्चा नहीं मानता होता है। अपोर्शनमेंट एप्रोप्रिएशन ऑफ द प्रॉफिट है वो प्रॉफिट का एप्रोप्रिएशन है, प्रॉफिट में से बांट रहे हो आप टैक्स को ना। टैक्स प्रॉफिट कमाने के बाद आप टैक्स पे करते हो, तो प्रॉफिट इज नॉट एक्सपेंस और इनकम टैक्स इज नॉट एन एक्सपेंस। तो एज पर इनकम टैक्स इज नॉट एक्सपेंस, है ना, कितनी बढ़िया बात। लेकिन अकाउंटिंग एक्सपेंस मान लिया, पैसा तो खर्च हुआ है, कंपनी का कैश का आउटफ्लो हुआ, इकोनॉमिक रिसोर्सेज गए हैं कंपनी की तरफ से। तो इनकम टैक्स कंपनी के हिसाब से, अकाउंटिंग के हिसाब से खर्चा है, बट इनकम टैक्स के हिसाब से ये खर्चा नहीं है। तो आप जब अभी कंपटीशन बनाओगे तो इसको वापस एड बैक करोगे। रिपेयर मेंटेनेंस हो गया, बिल्डिंग सैलरी एंड बोनस हो गया, स्टाफ वेलफेयर हो गया, टेलीफोन एक्सपेंस हो गया। डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स्ड एसेट इंक्लूड्स 8,500 डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर फॉर शॉप। जो ये फर्नीचर खरीदा है ऊपर 85,000 का, इसका 10% का डेप्रिसिएशन इसके अंदर इंक्लूड है। ये जो डेप्रिसिएशन है 1,27,000 के अंदर, वो 10,000 रुपये का डेप्रिसिएशन वो भी इंक्लूड है, 8,500 का वाला उस 85,000 के फर्नीचर का। क्या इसमें कोई गलती हो रही है या सब ठीक ठाक चल रहा है अभी तक? दूसरा है बोनस पेड बोनस ऑफ ₹45,000 इज ड्यू। यहाँ जो सैलरी और बोनस है इसके अंदर 45,000 रुपये का बोनस ड्यू है अभी, ठीक है। अ टूर पैकेज ऑफ 85,000 वाज प्रोवाइडेड टू मिस्टर उमाकांत बाय अ क्रेडिटर। एक क्रेडिटर ने उमाकांत को 85,000 का टूर पैकेज दिया। इसमें पंकज ने इनकम बनाई है ये, लेकिन वो सारी एक्सपेंस डिसअलाउ करा ना पंकज आपने ये वाला, तो एक्सपेंस तो हुआ ही नहीं है ना बेटा। ऊपर देखो कौन सा, जब कहीं ऊपर कहीं ऐसा एक्सपेंस है ही नहीं, टूर पैकेज से ही कोई रिलेटेड नहीं खर्चा। अगर कन्फ्यूजन होता भी तो टूर एंड ट्रैवल का खर्चा डाला ही नहीं मैंने जानबूझ के। तो ये इनकम तो नहीं है, एक्सपेंस तो डिसअलाउ होना ही नहीं था। ये एक्सपेंस का नहीं, आप बिल्कुल आप ठीक कह रहे हो। अभी क्या होगा वो देखते हैं, लेकिन जो आपने इनकम बनाई, जो एक्सपेंस डिसअलाउ करा है ना, वहाँ गलत डाला है आपने। हाँ, हेडिंग भी गलत डाली है। अभी देखो इम्पैक्ट वही आएगा जो आपने करा, लेकिन उसकी जगह गलत है। वो इम्पैक्ट तो वही आएगा, अभी जुड़ेगा ही। आप जो कह रहे हो ठीक कह रहे हो, जुड़ेगा ही वो वापस जाके, लेकिन वो आपने जगह गलत डाली है। हाँ जी सर, बोलो सर। कैश आउट बेटा, आपकी बात ठीक है, कैश आउटफ्लो हुआ है, लेकिन अकाउंटिंग तो उसे खर्चा मानती है, इनकम टैक्स उसे खर्चा नहीं मानती। देखो अब बात सुनो, आप कह रहे हो 1,64,000 रुपये का, 16,14,000 रुपये का खर्चा है, ये मेरा नेट प्रॉफिट है, ठीक है। अब अगर एक मान के चलते हैं कि इसके ऊपर 30% टैक्स लगना है, थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं इसके ऊपर 30% टैक्स लगेगा। कितना टैक्स आया? 4,84,000 रुपये का ये टैक्स आ गया मेरा। अब आप कहो कि इस प्रॉफिट के अगेंस्ट ये वाला खर्चा माइनस करो मेरा पहले। अगर मैं इस प्रॉफिट में से इस टैक्स को खर्चा माइनस, इस टैक्स को अगर खर्चा मानूंगा तो मेरा नेट प्रॉफिट कितना रह जाएगा? 11 लाख। 16,14,000 पे मुझे टैक्स निकालना चाहिए या 11,29,000 पे टैक्स निकालना चाहिए? 11 लाख पे निकालना चाहिए। तो फिर ये 4 लाख क्यों घटाए हमने? आप समझो ये 11 लाख क्यों आए? क्योंकि 4 लाख टैक्स के तो घटाए हैं मैंने। तो अगर ये तो एक चक्र भी हो जाएगा ना, विरपुल जैसा बन जाएगा, बाहर ही नहीं निकल पाओगे। हमेशा टैक्स को खर्चा बनाओगे, हमेशा मेरी इनकम कम हो जाएगी, फिर नया टैक्स निकालोगे, कभी कंप्लीट ही नहीं होगा साइकिल। तो इनकम टैक्स इज नॉट एन एक्सपेंस, बिकॉज आप इनकम कमाने के बाद वो टैक्स दे रहे हो सरकार को, वो खर्चा कोई है। जितने खर्चे मिलने थे वो आपको दे दिए, ये तो सरकार की भागीदारी है आपके बिजनेस में, आपको इतनी सारी फैसिलिटी दे रखी है सरकार ने। इनकम टैक्स के थ्रू जो आपने गवर्नमेंट ने आपसे टैक्स कलेक्ट करा, उसके अलावा उसके बेस पे ही तो गवर्नमेंट ने आपको सारी फैसिलिटी दे रखी है। जिन रोडों से आप मटेरियल ट्रांसपोर्ट कर रहे हो, जिन रोडों से आप घूम रहे हो, मेट्रो में चल रहे हो, वो सारी चीज़ें कहाँ से आई हैं? पैसा तो टैक्स से ही कलेक्ट कर रहा है सरकार ने। कोई आदमी, कोई भी नेता, कोई पीएम सीएम कोई नौकरी करने को जा रहा है, पब्लिक से टैक्स लेके सारी फैसिलिटी दी जा रही है। तो अगर मैं इसमें से खर्चा अलाउ कराऊंगा तो मेरी टैक्सेबल इनकम फिर कम हो जाएगी, फिर मैं उस पर टैक्स निकालूंगा, तो साइकिल हो जाएगा ना। तो ये इस प्रॉफिट को कमाने के बाद का टैक्स है, ये अब आपका खर्चा नहीं है इन द सेंस ऑफ इनकम टैक्स। इकोनॉमिक आउटफ्लो हुआ है, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हो, तो मैंने अकाउंटिंग में डाल दिया पैसा खर्चा। लेकिन फॉर द हम जो ये प्रॉफिट निकाल रहे हैं, हम निकाल रहे हैं फॉर द पर्पज ऑफ कंप्यूटिंग द टैक्सेबल इनकम अंडर द पीजीबीपी। बिजनेस की या किसी भी एसएसए की हम टैक्सेबल इनकम के निकालने की बात कर रहे हैं। अकाउंटिंग में खर्चा अलाउ कर दिया, लेकिन टैक्सेबल इनकम निकालने के लिए मुझे टैक्स घटा दूंगा तो फिर टैक्सेबल इनकम कब निकलेगी? फिर नहीं हो जाएगी कोई इनकम मेरी, वो गड़बड़ हो जाएगी ना। तो इसलिए इनकम टैक्स इज नॉट अलाउेबल एक्सपेंडिचर एज पर इनकम टैक्स एक्ट।
इनकम टैक्स एक्ट में इनकम टैक्स का खर्चा कहीं भी अलाउ नहीं है। आप सेक्शन 30 से लेकर 37 तक पढ़ के आ चुके हो, कहीं इनकम टैक्स नहीं था। इवन मैंने आपको लास्ट क्लास में ये भी बताया था, अगर इस 45,000 रुपये के इनकम टैक्स को पे करने के लिए आपने कोई लोन लिया, उस लोन का इंटरेस्ट भी खर्चा नहीं है अलाउड। इस केवल स्पेसिफिकली इस टैक्स को पे करने के लिए अगर आप लोन लोगे और लोन का कोई ब्याज पे करोगे, इंटरेस्ट पे करोगे, तो वो इंटरेस्ट भी खर्चा अलाउड नहीं है। न टैक्स अलाउड है, न टैक्स के ऊपर दिया जाने वाला ब्याज अलाउड है, तो वो भी खर्चा नहीं है। अलाउबल एक्सपेंडिचर नहीं, ऑल दीज आर एप्रोप्रिएशन ऑफ द प्रॉफिट। तो चलें अब इसमें कंप्यूटेशन निकाल लें। ये मैंने प्रॉफिट रो लिया एज पर बुक्स। अब आप बताओ इसमें क्या क्या ऐड बैक माइनस क्या होना चाहिए, कुछ है ऐसा? ऊपर से चलते हैं P&L से ही, ट्रेडिंग से ही। हेलो, इनकम टैक्स तो बहुत देर में आएगा, इनकम टैक्स से पहले कुछ नहीं है, सब ठीक है। अच्छा चलो, अच्छा ये इनकम टैक्स रिफंड, अच्छा ठीक है सर। शॉप रेंट भी हटाना पड़ेगा, क्यों? शॉप रेंट भी हटाना पड़ेगा कह रहे हैं, ये तो गलत बात लग रही है। हाँ जी, शॉप रेंट हटाने वाले कौन कौन है? पहले मैं ये कर लूँ, लेस इनकम टू बी कंसीडर्ड। इतना सन्नाटा क्यों है क्लास में? कौन कौन सा? एक तो शॉप रेंट हटेगा, क्योंकि शॉप रेंट जो है मेरी बिजनेस की इनकम को ही है, ये हाउस प्रॉपर्टी की इनकम होती है। शॉप रेंट भी मेरी इनकम यहाँ पे गलत घटी हुई है। और क्या है? इंटरेस्ट ऑन इनकम टैक्स रेंट, इंटरेस्ट ऑन इनकम टैक्स रिफंड इज इनकम बट इट इज इनकम अंडर द हेड IOS। ठीक है, तो ये आ गया आपका F15। और क्या है? और कोई इनकम है? ये P&L के क्रेडिट साइड का ऑपरेशन तो हो गया ना। और क्या है? डेबिट साइड में कुछ है? चलते हैं इधर से, देखो जरा डेबिट साइड में क्या गलती है, कुछ है क्या चेंज करने का? हेलो, डेबिट साइड में कुछ माइनस करने के लिए है क्या? हाँ जी, ऑनलाइन ऑफलाइन बोनस करा हुआ है। चलो, बोनस क्यों करा लेकिन बेटा? बोनस एडबैक करा है, 45,000 रुपये का बोनस ड्यू था, इन्होंने एडबैक करा है। क्यों करा है कोई बताएगा? क्या बोनस एडबैक करना ठीक है? हाँ जी, क्या बोनस ऐड करना ठीक है? एक आधों ने डिस्क्लेमर दे दिया कि हम थे नहीं, जो जिनका डिस्क्लेमर नहीं आया उनका क्या इलाज है? 43B, हाँ सही कह रहे हो आप, बिल्कुल सही कह रहे हो। रूपाली कह रही है सेक्शन 43B कहता है प्रोविजन ऑफ बोनस इज नॉट अलाउड, है ना। बोनस और ग्रेजुटी की जो पेमेंट है दैट हैज़ टू बी पेड ऑन और बिफोर फाइलिंग ऑफ ITR की फाइलिंग की डेट तक वो पे हो जाना चाहिए था। ITR की डेट कौन सी? विच इज स्पेसिफाइड अंडर सेक्शन 139(1) विच इज 31 जुलाई इन केस ऑफ नॉन ऑडिटेड बुक्स ऑफ अकाउंट विच एंड 31 अक्टूबर इन केस ऑफ ऑडिटेड बुक्स ऑफ अकाउंट। तो जो 31 जुलाई और 31 अक्टूबर तक ITR की डेट तक पे हो जाना चाहिए था, लेकिन पे नहीं हुआ, तो बोनस का खर्चा डिसअलाउ हो जाएगा एट द टाइम ऑफ फाइलिंग ऑफ ITR इफ इट इज नॉट पेड। तो वो लिखा हुआ है, वो नहीं पे हुआ, ड्यू है वहाँ पे, तो बोनस का खर्चा रितिका ने बिल्कुल सही डिसअलाउ करा है। अंडर सेक्शन 43B है वहाँ पे। 43B में 7 तरह के खर्चे हैं जो डिसअलाउ होते हैं, तो उसमें से एक बोनस भी है। 2 लोगों ने मिलकर एक टीम बना, एक आंसर पूरा कर दिया, ठीक है ना। उन्होंने डिसअलाउ करा था तो उनको सेक्शन याद था, लेकिन उन्होंने क्वेश्चन करा, क्वेश्चन नहीं करा, गलत बात है ना। और चलो बोनस, और इसके अलावा कोई और चीज लग रही है? इनकम टैक्स पेड। इनकम टैक्स पेड तो यहाँ नीचे है। अरे एक बात बताओ, ये क्या है? ये जो फर्नीचर खरीदा है शॉप के लिए, ये कैसी चीज है? कैपिटल एक्सपेंडिचर है। आप पढ़ के आए हो सेक्शन 30 से लेके 37 तक कोई भी कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं होना चाहिए, एंड इट मस्ट बी रिलेटेड टू द पर्सनल नेचर। रेवेन्यू होना चाहिए, पर्सनल होना चाहिए, एंड दैट मस्ट बी इनकर्ड इन द प्रीवियस ईयर। 3 कंडीशन थी ना। एनी एक्सपेंसेस विच इज अलाउड अंडर सेक्शन 30 to 37 दैट मस्ट नॉट बी इन नेचर कैपिटल नेचर, एंड इट शुड नॉट बी इन पर्सनल नेचर, एंड मस्ट बी इनकर्ड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। तो ये खर्चा जो है, ये तो कैसा है? फर्नीचर खरीदने के लिए कैसे खर्चा होता है? जब आप फर्नीचर खरीदते हो तो क्या चीज़ है वो? कैपिटल एसेट है। फर्नीचर को कहाँ ले जाते हो? बैलेंस शीट में। फिक्स एसेट भी तो ले जाते हो, तो कैपिटल एसेट है। फर्नीचर खरीदा है कैपिटल एसेट का, तो कैपिटल एसेट तो यहाँ पे डेबिट होनी नहीं चाहिए P&L में। ये जिसने एंट्री करी उसने एंट्री गलत करी है।
अब क्योंकि P&L बन चुका है, बुक्स साइन हो चुके हैं, अब तो कंपटीशन करनी है आपको, तो कंपटीशन करनी है तो अब बुक्स तो आप छेड़ नहीं पाओगे, तो ये क्या खर्चा डिसअलाउ होगा। कैपिटल नेचर का खर्चा डिसअलाउड होता है, ऊपर से ही देखना है ध्यान से, यही तो बात है। आइटम्स डिसअलाउड, फर्नीचर फॉर शॉप 85,000 कैपिटल एक्सपेंडिचर डिसअलाउ होगा। और क्या है यहाँ पे, अकाउंटिंग चार्जेस में कुछ नहीं था, बैंक चार्ज में कुछ नहीं था, डेप्रिसिएशन फिक्स रेट वापस कर दूं ऐड, है ना, डेप्रिसिएशन और फिक्स रेट ऐड हो जाएगा C17। और कुछ है? अरे फिर से सो गए, अभी अभी मैंने बोला डेप्रिसिएशन 32 वाला है तो एडबैक क्यों करवा रहे हो? 32 वाला डेप्रिसिएशन फिर क्यों एडबैक करवा रहे हो? जो डेप्रिसिएशन ठीक डला हुआ उसे कोई जरूरी कोई है कि डेप्रिसिएशन का नाम आते ही सीधे चिपका देना। अरे अभी मैंने आपको बोला कि डेप्रिसिएशन सेक्शन 32 वाला है, वो 32 वाला तो अलाउड ही है ना, सेक्शन 32 तो अलाउड ही है। अभी से यहाँ पे अगर ऐड करोगे तो माइनस किसे करोगे? माइनस किसे करोगे बताओ? कोई डेप्रिसिएशन है वहाँ पर? गलत बात, ध्यान ही नहीं है। ये 32 वाला ही डेप्रिसिएशन है, इसमें कुछ और एडजस्टमेंट है, लेकिन यहाँ पूरा पूरा डेप्रिसिएशन डिसअलाउड नहीं होगा। ये ठीक है, हाँ वहाँ से देखते हैं, अभी वहाँ उसका एडजस्टमेंट होगा, लेकिन इस पूरे 127 का कोई एडजस्टमेंट नहीं हो। इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस, इनकम टैक्स पेड, हाँ इसे करते हैं, इनकम टैक्स पेड है, इनकम टैक्स पेड इज नॉट एन एक्सपेंडिचर, तो वो एड बैक हो जाएगा C19। इनकम टैक्स पेड, रिपेयर मेंटेनेंस, सैलरी टू बोनस, सैलरी एंड बोनस, यहाँ पे आएगा बोनस ड्यू अंडर सेक्शन 43। क्या बेटा? कोई बात नहीं, ओहो 43 पहले वहाँ पे भी नहीं ले रहा हूँ। 45,000 रुपये का खर्चा डिसअलाउड है, इसमें यू नहीं आया। सेक्शन बार बार रिपीट करने से क्या होगा, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा, बस और कुछ नहीं है। 45,000 रुपये का बोनस है, और क्या है, रिपेयर मेंटेनेंस, सैलरी, बोनस, स्टाफ वेलफेयर में कुछ था नहीं, टेलीफोन एक्सपेंस में कुछ था नहीं। अभी क्या कह रहा है, डेप्रिसिएशन फिक्स एसेट इंक्लूड्स द 8,000 डेप्रिसिएशन ऑन फॉर शॉप। तो जो शॉप में डेप्रिसिएशन हो रहा है, ये शॉप किस चीज़ की है? इसी का कॉस्मेटिक के आइटम की तो है। तो शॉप में फर्नीचर यूज हो रहा है तो उसका डेप्रिसिएशन तो मिलेगा ही मिलेगा, उसमें कोई दिक्कत कोई है? उसमें कोई दिक्कत नहीं है। जब शॉप का डेप्रिसिएशन, शॉप में फर्नीचर यूज हो रहा है, उसका डेप्रिसिएशन तो मिलेगा मिलेगा, तो खाली दिया है कि आप कितना कंफ्यूज होते हो, तो उसका कोई लेना देना नहीं, उसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं है। टेलीफोन हो गया, बोनस हो गया। अब ये वाली कहानी है, देखो टूर पैकेज दिया है वो 85,000 रुपीज़ का बाय एक क्रेडिटर, एक उमाकांत को एक क्रेडिटर ने, जिसका हम ये माल बेच रहे हैं, उसने किसी सप्लायर ने, किसी वेंडर ने, उसने स्टॉकिस्ट ने या वेंडर ने हमारे को 85,000 रुपये का टूर पैकेज दे दिया। तो 85,000 रुपये का टूर पैकेज मिला है, क्या ये मेरा एक्सपेंस है? नहीं, ये मेरी क्या है? इनकम है। एनी परक्यूजिट, सेक्शन 28 सब सेक्शन 4 जाके पढ़ के आओ दोबारा, वहाँ लिखा था एनी परक्यूजिट बेनिफिट रिसीव्ड ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द बिजनेस। ये क्यों मिला? किसी क्रेडिटर ने दिया ना, उसके प्रोडक्ट बेचे हुए हमने, तो ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द बिजनेस मिला हमें। एनी परक्यूजिट और बेनिफिट रिसीव्ड ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द बिजनेस, सेक्शन 28 सब सेक्शन 4, वहाँ पे लिखा हुआ है एनी बेनिफिट और परक्यूजिट रिसीव्ड ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द बिजनेस। अब इसमें 1 अप्रैल 2022 से इसके अगेंस्ट TDS भी कटता है। सेक्शन बता सकता है कोई, कौन से सेक्शन में TDS कटता है ऐसी बिजनेस परक्यूजिट के अंदर? 1 अप्रैल 2022 से इस पर TDS भी काट दिया। पहले भी था ये सेक्शन 28(4) था वहाँ पे, तभी तो ये 28(4) में आया। अगर नई एंट्री है तो ये नीचे आता कहीं ना, तो ये 28(4) में क्यों आया? क्योंकि एंट्री पहले से थी वहाँ पे, लेकिन इसे कोई मानता नहीं था, क्योंकि सरकार इनकम टैक्स को पता ही नहीं लगता था किस आदमी ने, किस कंपनी ने, किस अपने कस्टमर को कितने बेनिफिट पहुँचा दिए। आपको मैंने केस बताया था कि डॉक्टरों को बहुत सारे एडवांटेज मिलते थे, है ना, तो अब डॉक्टरों को वो एडवांटेज बंद हो गए हैं। तो अब वो एडवांटेज बंद हो गए क्यों? क्योंकि वहाँ पे सेक्शन 90 कौन सा है? सेक्शन 194R, सेक्शन 194R में TDS कटता है। जो कंपनी इसको, जब इस कंपनी ने इसको 85,000 रुपये का टूर दिया होगा तो इसका TDS भी काटा होगा, है ना। या तो 8,500 रुपये इससे ले लिए होंगे, या तो 8,500 का TDS काट के इसको टूर को कट शॉर्ट कर दिया होगा। अगर 85,000 के टूर पे खर्च करें तो 8,500 या तो इससे कैश लेंगे, या ये TDS जमा करके चलान दे देगा कंपनी को, तो खर्चा मिलेगा, नहीं तो कंपनी को खर्चा ही अलाउड नहीं होगा। उसके हाथ में तो इनकम फिर भी है ही, अगर पकड़ा गया तो। ये बिजनेस इनकम है किसकी? उमाकांत की या उस क्रेडिटर की? बिजनेस इनकम किसकी है? उमाकांत की और क्रेडिटर की जिसने ये टूर दिया, उमाकांत की इनकम है, तभी तो उमाकांत की बुक्स में दिख रहा है। तो इस पर TDS भी कटा होगा 194R में, है ना। तो ये सेक्शन 28 सब सेक्शन 4 की वजह से इनकम बनी। एनी बिजनेस, एनी प्रॉफिट और एनी परक्यूजिट
और एनी बेनिफिट और पैकेज रिसीव्ड ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द बिजनेस। तो यहाँ पे ये इनकम आएगी, इनकम अंडर सेक्शन 28(4). पंकज आपके में बस यही फर्क था और कुछ नहीं था, आपने उसको नरेट गलत कर दिया था, आपने पकड़ तो लिया था इनकम बन रही है ये। हाँ वो तो कोई बात नहीं, इनकम अंडर सेक्शन 28 सबसेक्शन 4 वाला ये वाली इनकम है, ये डीम्ड इनकम भी नहीं है, 28(4) वाली इनकम है, ये बाकायदा वहाँ लिखी हुई है कितना 85,000, तो ये डीम्ड भी नहीं है, ध्यान रखना। और कुछ है बस, और तो मेरे ख्याल से कुछ है नहीं, और कुछ नहीं है। अब ये भी ऐड ऑन है, ये भी ऐड ऑन, सबको एक साथ ही कर दो। अभी क्या है, अच्छा ये बिजनेस इनकम आ जाएगी ना, तो बाहर निकालता हूँ। ये मेरी बिजनेस इनकम आ गई 16 लाख की, 16,23,000 की। आप कह रहे थे 16,14,000 प्रॉफिट है, लेकिन बिजनेस इनकम कितनी आई 23,000। अब इसमें और क्या है, और कौन सी इनकम है, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी है ना, शॉप रेंट आया हुआ है, इसकी GTI तो निकालनी पड़ेगी ना। हाउस प्रॉपर्टी की इनकम क्या है, रेंट रिसीव्ड, इसी को एनुअल वैल्यू मान लेते हैं। कितना है रेंट रिसीव्ड, 2.5 लाख रुपए, तो ये पूरा का पूरा इनकम में चला जाएगा। हेलो, इसमें कुछ है या 2.5 लाख पूरा पूरा रेंटल इनकम में जाएगा, उसकी GTI का पार्ट बन जाएगा। ये हाउस प्रॉपर्टी की इनकम में रेंट रिसीव्ड हुआ है 2.5 लाख रुपए का, ये पूरा पूरा मेरा GTI का पार्ट बनेगा, या इसमें कुछ मिलता है डिडक्शन वगैरह। सर हमें PGBP याद नहीं है जो हम आज कर रहे हैं, हाउस प्रॉपर्टी पूछ रहे हैं जो कितने महीने पहले करके छोड़ चुके हैं। अरे इसमें स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलती है 30% की, याद है, हाँ 24A में 30% की डिडक्शन मिलती है। तो 2.5 लाख रुपए पूरा टैक्सेबल नहीं है इसका, वो स्टैंडर्ड डिडक्शन सबको मिलती है, लेस स्टैंडर्ड डिडक्शन अंडर सेक्शन 24A। भैया यही तो कंपटीशन हो गया बेटा, और कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है हाउस प्रॉपर्टी से रिलेटेड, ना इसने लोन ले रखा ना इसने कुछ कर रखा, और आपके पास इन्फॉर्मेशन क्या, आप यही कंपटीशन हो गई। लोन है नहीं, म्यूनिसिपल टैक्स पे करा नहीं, कुछ नहीं कर रखा ना, रिपेयर मेंटेनेंस में कोई खर्चा है नहीं, कुछ भी नहीं है। बेटा मैंने आपको जब हाउस प्रॉपर्टी कंक्लूड हो गया था तो मैंने आपको ये बोला था कि जो रेंट रिसीव्ड है वही NAV वही GAV होती है ना। जब हाउस प्रॉपर्टी हमने कंप्लीट करा था, मैंने कहा था कि इनकम टैक्स ने पैरामीटर ऐसे बना रखे हैं, लेकिन इस पैरामीटर से रिटर्न भरता नहीं है, कि इनकम टैक्स इतने अपने आप एज्यूम कर लेता है कि कोई भी आदमी जो इनकम कमा रहा है वो मार्केट रेट पे ही कमाएगा, उससे कम पे नहीं कमाएगा, ऐसा कोई आदमी काम करेगा नहीं। लेकिन असेसमेंट में अगर वो टेस्ट करेगा कि उसने सही कमाया नहीं कमाया, तो उस पैरामीटर से चेक करेगा। लेकिन इट इज़ प्री एज्यूम्ड कि वो ठीक पैसे ले रहा है, जो मार्केट रेट है उसी से पैसा ले रहा है, उससे कम से कोई ले नहीं रहा। लेकिन असेसमेंट में अगर असेसिंग ऑफिसर ने पकड़ लिया तो आप पकड़े जाओगे। तो अभी क्या होता है कि जो रेंट रिसीव्ड है वही मेरी GAV होती है, GAV माइनस म्यूनिसिपल टैक्सेस पेड NAV बन जाती है, NAV में से स्टैंडर्ड डिडक्शन और होम लोन का इंटरेस्ट कट जाता है, ये मेरी वो आ जाती है। तो इसके कोई इन्फॉर्मेशन किसी भी प्रैक्टिकल लाइफ में बाहर मार्केट में ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन मिलती नहीं है। ये एक इनकम हो गई। दूसरी इनकम क्या है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, इंटरेस्ट ऑन इनकम टैक्स रिफंड। देखो इसको हम पता क्या करते हैं, ऐसा अगर हर साल आ रहा होता है ना, तो आप इसके एक काम ये कर सकते हो, इसी को फॉर्मूला ही लगा कर, इससे लिंक लगा के रखो कि हर बार ये आएगा तो यहीं वहाँ रखेंगे तो यहाँ पे अपने आप आएगा, अगर वहाँ से हटा दोगे यहाँ से बैठ जाएगा अपने आप ही। ठीक है, ये तो खैर आप एक्सेल चलाते रहे फैबिचुअल हो जाओगे इन चीज़ों से तो, लेकिन आप ऐसा काम कर सकते हो कि आपको एक ही बार फिगर डालनी पड़ेगी, बार बार नहीं डालनी पड़ेगी, एक कंपटीशन सेट हो जाती है, तो उसमें ये काम चलता रहता है। अब ये इसकी आ गई ग्रॉस टोटल इनकम, तीनों हेड की इनकम आ गई, और कोई इनकम है नहीं उसके पास, ये तीनों हेड की इनकम आ गई। अब इसका टैक्स निकालना है, टैक्स कैसे निकलेगा, टैक्स ऑन अबव इनकम, टैक्स कैसे निकलेगा, ये इंडिविजुअल है, ये स्लैब वाइज निकलेगा, है ना। ATC ATD कुछ दिया नहीं है इन्फॉर्मेशन में, इसमें कुछ नहीं है, तो स्लैब निकलेगा। स्लैब का कैसे होता है, एक तो शॉर्टकट तरीका था, शॉर्टकट तरीका क्या है, जो आपकी टोटल इनकम है इसको डिवाइड माइनस करो 10 लाख रुपए से, इसमें से 10 लाख रुपए माइनस करो, अगर इनकम एक्सीडिंग 10 लाख है तो, अगर इनकम 10 लाख से ज़्यादा है तो 10 लाख माइनस कर दो, बचे हुए पे 30% प्लस 112, 1,12,500 जोड़ दो, ये आ गया आपका टैक्स। नहीं तो दूसरा तरीका क्या है, एक वो छोटा सा फार्मूला लिखाया था, याद है वो छोटा सा फार्मूला ये वाला, इफ़ क्या है मेरा N25 N25 इज़ लेस देन 2.5 लाख तो आंसर 0, इफ़ N25 इज़ लेस देन 5 लाख
तो आंसर होना चाहिए N25 माइनस 2.5 लाख का, उधर एक आधी जीरो फालतू ले जाए तो बता देना, मैं क्यों उधर दिखने रहा मुझे, माइनस इफ़ N25 इज लेस देन 10 लाख, तो आंसर होना चाहिए N25 माइनस 10 लाख का 20% प्लस 12,500 कॉमा इफ़ N25 इज ग्रेटर देन 10 लाख, हो गया 10 लाख शायद। तो अगर ये 10 लाख से बड़ा है तो N25 माइनस 10 लाख, नहीं यहाँ गलत हो गया बीच में, एक रुक जाओ, दोबारा गलत, एक जगह गलती कर दिया, इसका 30% प्लस 1,12,500, 2,50,000 से ज़्यादा है तो ये अगर ये 5 लाख से ज़्यादा है तो ये माइनस 2.5 लाख का 5%, अगर ये N25 इज़ लेस देन 10 लाख तो ये माइनस 5 लाख आएगा ना यहाँ पे, 5 लाख का 20% प्लस 12,500, अगर ये 10 लाख है तो ये ठीक होना चाहिए, ठीक है। अब भी क्या रहेगा, इफ़ N इज ग्रेटर देन N25 माइनस 10 लाख है ना ये, हाँ 10 लाख ही तो, 10 लाख का अच्छा 30%, ये आ गया, दोनों टैक्स बराबर आ गए ना, ये राउंडिंग ऑफ का फर्क है, बाकी कुछ नहीं है। अब आप अगर ऐसा फार्मूला लगा के रखोगे तो किसी की इनकम कुछ भी आएगी, आपको बार बार दोबारा फार्मूला ज़िंदगी में लगाना है, वैसे फार्मूला चिपकाओ और सब जगह कॉपी कर दो, ठीक है। दोनों का फार्मूला सेम आ गया, चाहे ये निकाल लो चाहे ऐसे निकाल लो। उसमें क्या है, ऊपर वाले में क्या प्रॉब्लम है कि अगर इनकम 8 लाख से कम होगी, 10 लाख से कम होगी तो गड़बड़, ये फार्मूला फेल हो जाएगा। मान लो ये इसमें से माइनस 8.5 लाख कर दो, जैसे इनकम 8 लाख से कम हो जाएगी ये वाला फार्मूला फेल हो जाएगा। देखो ये फार्मूला अभी भी काम कर रहा है, तो इसलिए इस फार्मूले को लगा के फायदा रखना है। तो ये तो एक शॉर्टकट है कि जब भी इनकम 10 लाख से ऊपर की तब वाला काम जाए, लेकिन हर बार 10 लाख से ऊपर हो जाएगी इनकम, तो इसलिए बड़े वाले फार्मूले की प्रैक्टिस करो ताकि कैसे भी कंपटीशन आए टैक्स अपने आप निकल के आए। और इतनी ग्रिप आपको टैक्स में बनानी भी पड़ेगी कि आप टैक्स आराम से चेक कर सको। प्लस इस पर सेस @4%, इसका 4%, ये 14,001 रुपये, ये टैक्स आ गया टोटल टैक्स पेबल। ये टोटल टैक्स और सेस ये पे करना। अगर इसमें से कोई TDS घटा होगा तो वो घटा देना, अगर TDS होगा तो ये घट जाएगा, नहीं तो यहाँ पे लिख दो बेशक लेस TDS, अगर कहीं घटा है तो। अगर ये मान लो कि 50,000 पे 8,500 का TDS घटा है तो ये घटा लो, जो उसको 194 आर में TDS कटा होगा 26 में दिख जाएगा। अगर घटा है तो ये घटा के ये टैक्स पे करना है। ये टोटल टैक्स था, ये नेट टैक्स पेबल है। TDS और एडवांस टैक्स हटाने के बाद जो बचता है एक्चुअल में ये टैक्स पे करना होता है, नेट टैक्स पेबल, ठीक है। तो अब रिटर्न भरने से पहले आपको ये टैक्स पे करना ही पड़ेगा, अदरवाइज कोई रिटर्न नहीं फाइल हो पाएगी, डिफेक्टिव हो जाएगी रिटर्न ले तो लेगा, डिफेक्टिव हो जाएगी वो, तो TDS पे करना पड़ेगा आपको। ये निकल गया सवाल, हाँ जी। अब ये तीसरा वाला कर लोगे दोबारा, हेलो, अब तो कर लोगे। अब इसमें देखो एक बार नज़र मार लेते हैं कुछ है क्या, पहले ऊपर से देख के ऐसे ही बता दो। फ्रेट इनवर्ड, क्लोजिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक है नहीं, कोई बात नहीं, नई कंपनी होगी तो ओपनिंग स्टॉक नहीं है, कोई जरूरी नहीं होना चाहिए। प्रोफेशनल फीस 65,000, बैंक चार्जेस, एक बार इसमें इंसाइट दे दो क्या क्या हो सकता है। प्रोफेशनल फीस 65,000, बैंक चार्जेस 5,000, कन्वेंस 40,500, डेप्रिसिएशन 2,15,000, इलेक्ट्रिसिटी, इनकम टैक्स रिफंड, इनकम टैक्स पे करा, फिर ये भी रिपेयर मेंटेनेंस, सैलरी बोनस है, स्टाफ वेलफेयर है, ये सारे खर्चे हैं। ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन है। द टोटल फ्रेट इनवर्ड ऑफ 2,75,000 इंक्लूड द फॉलोइंग। ये जो ऊपर 2,75,000 रुपये की फ्रेट चार्जेस पे करें हैं, इसके अंदर क्या हुआ है कि एक तो YTPT वाइड ट्रांसपोर्ट सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड को पैसा दिया है बाय अदर देन स्पेसिफाइड मोड, 45,000 रुपये का पेमेंट करिए अदर देन स्पेसिफाइड मोड में। तो इसमें कुछ होगा क्या, ये अदर देन स्पेसिफाइड मोड पे कर दिए 45,000 रुपये की एक दिन में कैश, एक ही दिन में पे करिए 15 मार्च को। आप 35 तक दे सकते थे, कितने दे दिए 45,000, तो कितना डिसअलाउड होगा 10,000, कितना डिसअलाउ होगा, और कौन से सेक्शन में डिसअलाउ होगा 40 कैपिटल A3 है ना, 40 कैपिटल A3 के अंदर डिसअलाउ होगा पहली बात। लेकिन कितना 35,000 दे सकते थे, दिए 45,000, 10,000 डिसअलाउ होगा
पूरा 45 होगा। अगर आपने अदर देन स्पेसिफाइड मेड करा तो डिफरेंशियल नहीं है, पूरा डिसअलाउ होगा, पूरा 45,000 डिसअलाउ होगा। 34,000 रुपये वाज पेड बाई कैश टू L3 फ्रेट फॉरवर्डर। L3 फ्रेट फॉरवर्डर को 34,000 रुपये कैश में दिए हैं, ये भी डिसअलाउ होगा, पूरा 34,000 डिसअलाउ होगा। कौन से सेक्शन में, कितने, 40A3 में। क्लास में बच्चे कह रहे हैं ये 34,000 भी 40A3 में डिसअलाउ हो जाएगा, क्योंकि एक दिन में पैसे दिए हैं, कैश में दिए हैं, कैश में दिए हैं 34,000 रुपये, ये भी डिसअलाउ होगा। 35,000 की लिमिटेड ट्रांसपोर्टर के लिए, ये भी तो ये तो वही है L3 फ्रेट फॉरवर्डर, ट्रांसपोर्टर ही तो है ये भी, फ्रेट फॉरवर्डर। अभी ऊपर लिखा हुआ है टोटल फ्रेट इंक्लूड्स ये, तो 45,000 रुपये ये वाले ऊपर वाले 45,000 डिसअलाउ होंगे, ये वाले डिसअलाउ नहीं होंगे, ये ठीक है। जबरदस्ती डिसअलाउ नहीं करना, दोनों पार्टियां अलग अलग हैं। अगर ये दोनों सेम पार्टी होती तो भी डिसअलाउ नहीं होता 34,000 वाला, क्यों, क्योंकि वह एक दिन में पे नहीं है। अगर ये दोनों एक पार्टी भी हैं तो दो अलग अलग दिन भी तो हैं, 15 मार्च और 31 मार्च, तो ये 34,000 रुपये डिसअलाउ नहीं होंगे, क्योंकि अदर देन स्पेसिफाइड मोड है। लेकिन ट्रांसपोर्टरों के लिए लिमिट 40A3 में 35,000 रुपये तक है, ये तो 34,000 ही है, तो ये डिसअलाउ नहीं होगा, ऊपर वाला डिसअलाउ होगा। डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स एसेट इंक्लूड 12,000 रुपीज AC ऑन AC यूज्ड इन द रेजिडेंस ऑफ द मोहित मल्होत्रा। जो मोहित मल्होत्रा इस बिजनेस का ओनर है, उसके रेजिडेंस में एक AC लगा है जिसका डेप्रिसिएशन लगा रखा है 12,000 रुपये। इसका कुछ होगा क्या, AC 12,000 रुपये का जो ऊपर डेप्रिसिएशन दिया हुआ है, 2,15,000 का जो डेप्रिसिएशन है उसके अंदर 12,000 रुपये AC का डेप्रिसिएशन इंक्लूड है, जो AC ओनर के घर पे लगा हुआ है, तो क्या डेप्रिसिएशन अलाउड होगा। डेप्रिसिएशन में से 12,000 रुपये वापस ऐड बैक कर दोगे, क्योंकि पर्सनल नेचर का खर्चा अलाउड नहीं होता है। डेप्रिसिएशन AC इज बीइंग यूज्ड फॉर द पर्सनल पर्पजेज, उसके घर पे लगा हुआ है। अगर ऑफिस में लगा हो तो डेप्रिसिएशन मिल जाता है, लेकिन घर पे लगा डेप्रिसिएशन AC का डेप्रिसिएशन कोई मिलेगा, तो ये 12,000 रुपये यहाँ ऐड बैक करने पड़ेंगे, डेप्रिसिएशन में से खर्चा डिसअलाउ हो जाएगा। और टूर पैकेज ऑफ 85,000 वाज प्रोवाइडेड टू मिस्टर मोहित मल्होत्रा बाय अ क्रेडिटर, ये तो वही हो गया, दोबारा अमाउंट भी सेम आ गया है ना। तो अब कर लोगे सवाल। अगर आपका परसों वाली क्वेरी क्लास में, वेडनेसडे वाली में कोई क्वेरी नहीं होगी, मतलब ये सवाल 1-2 क्वेश्चन और दूंगा, अगर इनकी कोई रिप्लाई नहीं आया तो इट इज अज्यूम कि आप सब एक्सपर्ट हो गए हो PGBP में। मैं वेडनेसडे वाली क्लास से कैपिटल गेन चालू कर दूंगा।